हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस जीके के बारे में। ठीक है, और ये जीके हिंदी व्याकरण के जीके के बारे में है, जो कि पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आज के वीडियो में टॉप 10 VVI MCQ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, टॉप 10 प्लस। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसी को जानने वाले हैं। ठीक है, ये छाटा हुआ प्रश्न है और टॉप 10 में आता है। तो झारखंड पुलिस के लिए स्पेशल यह वीडियो बनाया गया है। अगर आप झारखंड पुलिस की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला सवाल है कि बिछौना में मूल शब्द एवं प्रत्यय है। अब आपको यहाँ पर एक शब्द दिख रहा है बिछौना। ठीक है, और ये बिछौना शब्द में मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, इस ऑप्शन में अगर बात करें हम लोग तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बिछाना प्लस औना। इसमें बिछाना, जो बिछाना है वो मूल शब्द है। ठीक है, बिछाना मूल शब्द है और औना जो है ये प्रत्यय है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रत्यय जब बाद में लगता है तो शब्द के अर्थ को बदल देता है। ठीक है, मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे देखिए, एक लेख होता है। ठीक है, लेख शब्द है, लेख, और इसमें जब हम अगर अक लगा देते हैं, ठीक है, तो लेख तो लिखना का होता है। ठीक है, लेख का मतलब तो लिखना होता है, लेकिन अगर इसमें अक लगा देते हैं तो ये पूरा शब्द बन जाता है लेखक। ठीक है, लेखक, और ये लेखक जो है, इस लेखक का मतलब होता है लिखने वाला। ठीक है, तो इस मूल शब्द का अर्थ बदल गया। ठीक है, बदल गया ना, तो प्रत्यय लगने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय लगने से। देखिए, प्रत्यय जो है ये बाद में लगता है। ठीक है, दो शब्द होता है, उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगता है और उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है। ठीक है, उपसर्ग के बारे में भी मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी प्रत्यय के बारे में जानिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरह का सवाल है तो आप लोग कर लीजिएगा आसानी से। ठीक है, चलिए अगला है, अनुशासन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, मैंने बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय दो शब्द होते हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है शब्द अनुशासन। अब इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, तो उपसर्ग कब लगता है, मूल शब्द के पहले। ठीक है, मैंने अभी आपको पहले सवाल में बताया है कि उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगता है। तो यहाँ पर आपको अनुशासन में यहाँ पर एक पहला शब्द दिख रहा है अनु। ठीक है, अनु और शासन, इसको अगर अलग अलग कीजिएगा तो ये हो जाएगा अनु प्लस शासन। ठीक है, अनु प्लस शासन, तो जो अनु लगा है, ठीक है, ये उपसर्ग है, और शासन जो है ये मूल शब्द है। ठीक है, तो अनु जो है ये उपसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका अनु। ठीक है, ये एक उपसर्ग है। ठीक है, अनुशासन में उपसर्ग अनु लगा हुआ है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग शब्द को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, पहला है अनु। ठीक है, अनु मतलब कि यहाँ पर अगर अनु लगा हुआ है, अनुशासन में अनु लगा हुआ है, तो अनु का मतलब होता है पीछे। ठीक है, जैसे अनुचर, अनुकरण, अनुकूल। ठीक है, अनुनाद, अनुभव। ठीक है, इस तरह लगा हुआ है अन। अगर अन लग जाए तो समझिए कि उसका मतलब नहीं होता है, जैसे अनबन या अनपढ़। ठीक है, अनपढ़ का मतलब होता है कि पढ़ा लिखा नहीं होना। ठीक है, मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है वो अनपढ़ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब अन का मतलब हो गया, अन का जो है अर्थ निकल कर आया नहीं।
ठीक है। अनजान, जिसको हम जानते नहीं हैं, नहीं लग रहा है, ठीक है। अनहोनी, अनमोल, अनचाहा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर अ है, इसका मतलब भी नहीं ही होता है, जैसे अछूता, ठीक है, अथाह, अटल, अनादर, ठीक है, मतलब जो आदर नहीं हो, मतलब आदर नहीं होना, अनादर हो गया, ठीक है। अदृश्य, जो दिखता नहीं है, शब्द में नहीं लग रहा है तो अ का मतलब हो जाएगा नहीं। अत्यंत, अधर्म, मतलब कि एक धर्म करता है और एक जो है धर्म नहीं करता है तो उसको बोलते हैं अधर्म, ठीक है। तो यहाँ पर अ का मतलब हो गया नहीं, मतलब कि धर्म नहीं, धर्म का पालन नहीं करने वाला, ठीक है, अधर्मी हो जाएगा। अगला है अज्ञान, मतलब ज्ञान नहीं होना, ठीक है। तो नहीं लग रहा है तो यहाँ पर अ का मतलब हो जा रहा है नहीं, ठीक है। अ का अर्थ निकल कर आ रहा है नहीं। देखिए अगला और है अभी, फिर है उप। उप का मतलब होता है सहायक, ठीक है। उपसर्ग है उप, उप का मतलब सहायक, जैसे उपभोग, ठीक है। उपवन, उपमंत्री, ठीक है। जैसे उप मुख्यमंत्री होते हैं या उप प्रधानमंत्री होते हैं या उपराष्ट्रपति होते हैं, तो क्या करते हैं ये लोग, राष्ट्रपति के जैसे उपराष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का एक सहायक आदमी है वो, ठीक है। राष्ट्रपति का एक सहायक है, अगर राष्ट्रपति से कोई काम नहीं हो पा रहा है तो उसके काम में उपराष्ट्रपति जो है सहायता करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब उप लगता है तो उसका मतलब हुआ सहायक, ठीक है, सहायता करने वाला। जैसे उपयोग, ठीक है। उपनाम, मतलब कि नाम में एक अलग सा नाम जोड़ना, ठीक है, जो कि उसके पहचान में सहायता करे। अगला है उपहार, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर सब में उपसर्ग लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ सहायक, ठीक है। उप का मतलब होता है यहाँ पे सहायक, ठीक है। अगला है सम। सम मतलब अच्छी तरह, ठीक है, अच्छी तरह। जैसे संतोष, मतलब अच्छी तरह से संतुष्टि मिलना, ठीक है। संगठन, संलग्न, संकल्प, संशय, संरक्षा, ठीक है। संरक्षा मतलब अच्छी तरह से रक्षा करना, ठीक है। अगला है प्रति, मतलब कि प्रति मतलब तो आप जानते ही हैं प्रत्येक होता है, ठीक है। तो जैसे प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, ठीक है। यह एक शब्द और है प्रत्येक, ठीक है, मूल शब्द ही है। अगला है प्रतिकूल, यहाँ पर प्रति लगा हुआ है, प्रति का मतलब प्रत्येक, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिकूल का मतलब प्रत्येक कुल, ठीक है। प्रतिहिंसा, प्रतिरूप, प्रतिध्वनि, ठीक है, मतलब हरेक ध्वनि या प्रत्येक ध्वनि। अगला है निर। निर मतलब होता है बिना, ठीक है। अगर निर उपसर्ग लगा है तो समझिए निर का मतलब होता है बिना। जैसे निराकार मतलब आकार के बिना, निरादर मतलब आदर के बिना, ठीक है। और यहाँ पे निरोग मतलब रोग के बिना, नीरस रस के बिना, निरीह निरक्षर, ठीक है, अक्षर के बिना। तो ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो उपसर्ग में लगते हैं और शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, ठीक है, मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। चलिए अगला है बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए। देखिए बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो एक शब्द क्या है भाई, देखिए आप लोग पढ़े होंगे अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक है, जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो भी अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बताना है अनेक शब्दों के एक शब्द। तो यहाँ पर बिना पलक गिराए शब्द का एक शब्द क्या होगा, तो ये हो जाएगा निर्निमेष, मतलब कि बिना पलक गिराए, ठीक है, निर्निमेष सही होगा, ठीक है। चलिए हाँ आगे और कुछ उदाहरण है कि जो अनेक शब्दों के एक शब्द में कि जो क्षमा नहीं किया जा सके। अगर मान लीजिए कि बिना पलक झपकाए के बाद जो है अगर उसके जगह पर कुछ और सवाल आ जाए तो आप लोग इस तरह से जवाब दे सकते हैं। जैसे जो क्षमा नहीं किया जा सके तो उसको कहते हैं अक्षम्य, ठीक है। अनेक शब्दों के एक शब्द, जो क्षमा नहीं किया जा सके उसको अक्षम्य कहा जाता है, ठीक है। जिसको कहा ना जा सके उस अकथनीय उसको कहते हैं, ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द में। मतलब इतना लंबा शब्द कहने के बजाय डायरेक्ट कह देंगे अकथनीय,
मतलब जिसको कहा ना जा सके। अगला है जिसकी गिनती न हो सके, मतलब जिसकी गिनती न हो सके उसको अगण्य कहेंगे, ठीक है, अगण्य। तो ये थे कुछ उदाहरण। आप लोग अगर जो है अच्छे तरीके से समझना है अनेक शब्दों को एक शब्द, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो में जो है इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगला है वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा। वार्तालाप, तो वार्तालाप का जो है संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पे देखें, वार्ता प्लस आलाप, ठीक है, वार्ता प्लस आलाप, इसमें कौन सा संधि होगा? तो दीर्घ संधि, ठीक है। मतलब कि वार्ता, देखिए वार्ता में भी यहाँ पर आ लगा हुआ है लास्ट में, ठीक है, अंतिम में, और आलाप यहाँ पे भी आ लगा हुआ है, ठीक है, इसमें भी आ है और इसमें भी आ लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब देखिए आपको पुल्लिंग की पहचान कैसे करनी है, ठीक है, आपको पुल्लिंग की पहचान कैसे करनी है वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। जैसे देखिए पहला शब्द क्या है? नाक, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं पहला शब्द है नाक, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि नाक सांस लेने के लिए काम आती है, ठीक है। वाक्य एक बना लीजिए अपने मन में कि नाक सांस लेने के लिए काम आती है, तो लास्ट में लग रहा है आती है, ठीक है, आती है, तो आती ई लग रहा है, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, तो ये शब्द पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। अगला है निगाह, ठीक है, अगला है निगाह। अब देखिए निगाह का शब्द वाक्य बनाइए एक, तो जैसे कहते हैं हम लोग कि मेरी निगाह दूर रखी किताब पर पड़ी, ठीक है, मेरी निगाह दूर रखी किताब पर पड़ी, तो यहाँ पर भी पड़ी ई लग रहा है, ठीक है, तो ई लग रहा है, तो ये भी क्या होगा? ये भी स्त्रीलिंग होगा, यानी कि ये पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। अगला है नकल, तो नकल देखिए हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर क्या लग रहा है? करनी, ठीक है, अगर करना होता तो ये पुल्लिंग हो जाता, लेकिन करनी लग रहा है इसमें इस शब्द के साथ में, तो हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, तो ई लग रहा है, यानी लास्ट में करनी लग रहा है, तो ये भी पुल्लिंग शब्द नहीं होगा, ये स्त्रीलिंग शब्द होगा, ठीक है। अगला है नल, पहचानने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आसानी से पहचान लीजिएगा। आप लोग पुस्तक बहुत से पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है, तो अगर कहीं से भी आप एक शब्द जो है एक वाक्य को अगर याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको जो है पहचानने में बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। अगला है नल। अब नल को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग जैसे कहते हैं ना कि नल टूट गया है, ठीक है, या नल में पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो नल टूट गया है, तो यहाँ पर गया है, अगर ऐसे होता है कि नल टूट गई है, ठीक है, ये वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि नल टूट गया है, तो जब गया है लग गया, यहाँ पे आ लग गया, ई तो नहीं लगा है, आ लग गया, तो ये शब्द हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है। जब आ ए ये सब लगता है तो इसको पुल्लिंग कहते हैं, और ई लग जाता है तो स्त्रीलिंग बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला है आमरण। आमरण में कौन सा समास होगा? तो आमरण में समास हो जाएगा यहाँ पे अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास। ये देखिए पहला ऑप्शन। अगर हम आमरण को समास विग्रह करें तो ये हो जाएगा मरण तक, आमरण मतलब कि आज से मरण तक, ठीक है, या मृत्यु तक, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। समास पहचानने भी मैंने आपको बताया है हिंदी व्याकरण के वीडियो में, जिसमें मैंने एमसीक्यू पूरे समास के बारे में ही एक बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, ठीक है, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं, हिंदी व्याकरण एमसीक्यू के नाम से, ठीक है,
झारखंड पुलिस हिंदी व्याकरण MCQ के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर आप जा कर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। MCQ जो है इम्पोर्टेंट अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। अब देखिए 2 शब्द होते हैं, तद्भव और तत्सम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 शब्द होते हैं, तद्भव और तत्सम। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, ये हो गया तत्सम, ठीक है, और ये हो गया ऐसे तद्भव, ठीक है, तद्भव। तो देखिए तत्सम और तद्भव 2 शब्द होते हैं, ध्यान से समझिएगा। तत्सम का मतलब होता है कि जो शब्द संस्कृत जैसा लगता है या जो शब्द संस्कृत से लिया गया है तो उसको कहेंगे तत्सम शब्द, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जृंभिका, आपको नहीं लग रहा है कि संस्कृत जैसा है, ठीक है, या संस्कृत का शब्द है, तो ये हो जाएगा तत्सम शब्द, ठीक है। ये क्या होगा, ये हो जाएगा तत्सम शब्द, ठीक है। जैसे यम, यम भी आपका तत्सम शब्द ही होगा, ठीक है। और ये ज्वलन, ज्वलन भी संस्कृत का ही शब्द है, इसलिए ये भी तत्सम शब्द होगा। बाकी तद्भव शब्द क्या होगा, तो वैसा शब्द जो संस्कृत से हिंदी में बदल गया है, ठीक है। जो शब्द हालांकि मूल उसका संस्कृत ही है लेकिन वो हिंदी में बदल गया है, ठीक है, हिंदी में बदल गया। तो जो हिंदी में बदला हुआ शब्द होता है उसको कहते हैं तद्भव शब्द, ठीक है। जैसे जवान, ठीक है, ये शब्द तद्भव शब्द होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, कुछ तत्सम और तद्भव शब्द, ताकि आपको पता चल सके। देखिए यहाँ पर है ज्वलन, ठीक है, ये तत्सम शब्द है, ऑप्शन में ही था। तो ज्वलन जो है तत्सम शब्द है, लेकिन इसका तद्भव रूप हो जाएगा जलना। अगर जलना वहाँ पर लिखा होता तो समझिए वो तद्भव है, ठीक है। और है यम, यम का मतलब होता है यम, ठीक है, यम का मतलब कि तद्भव रूप हो जाएगा जम, ठीक है। अगर जम होता ऑप्शन में तो ये भी तद्भव हो जाता। फिर है जृंभिका, जृंभिका का मतलब होता है जम्हाई, जृंभिका संस्कृत शब्द है, ठीक है, तो इसका हिंदी में मतलब होता है जम्हाई। तो अगर ऑप्शन में जम्हाई होता तो ये भी तद्भव शब्द हो जाता, ठीक है। तो अब समझ गए आप लोग, यानी कि जो शब्द आपको पढ़ने में संस्कृत जैसा लगता है तो समझिए वो तत्सम शब्द है, और जो शब्द हिंदी जैसा लगता है समझिए वो तद्भव शब्द है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए आज प्रत्येक गांव में खाली जगह खोले जा रहे हैं। प्रत्येक गांव में क्या खोले जा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए ऑप्शन में क्या है। पहला है ऑप्शन बंदरगाह। अब बंदरगाह बताइए कि बंदरगाह गांव में होता है? नहीं, वो तो समुद्र के किनारे होता है जहाँ से आने वाले जहाज़ वगैरह रुकती हैं, ठीक है, अपना सामान वगैरह उतारती हैं। तो बंदरगाह तो गांव में नहीं बन सकता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर है विश्वविद्यालय। अब देखिए आज प्रत्येक, बैठाइए सेंटेंस को पहले, आज प्रत्येक गांव में विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। तो विश्वविद्यालय गांव में खुलता है? नहीं, गांव में पहले विद्यालय रहेगा उसके बाद विश्वविद्यालय होगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। अगला फिर है हवाई अड्डे। अब हवाई अड्डे गांव में थोड़े खोले जाते हैं, ठीक है, मतलब गांव में खोले जाते हैं, लेकिन गांव में यहाँ पर क्या खोले जाते हैं? हवाई अड्डे खोले जाते हैं कि बनाए जाते हैं? आप बताइए। हवाई अड्डे बनाए जाते हैं कि खोले जाते हैं? बनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या है? खोले जाते हैं, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हुआ। अगला है विद्यालय। अब देखिए आज प्रत्येक गांव में विद्यालय खोले जा रहे हैं, ये बात सही होगा, ठीक है, क्योंकि विद्यालय जो है हर गांव को विद्यालय की ज़रूरत होती है, ठीक है, वहाँ के बच्चे पढ़ सकें। विद्यालय के बाद फिर विश्वविद्यालय की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बहुत सारे विद्यालय से विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं
बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर आज प्रत्येक गांव में विद्यालय खोले जा रहे हैं, ये बात सही होगा। ठीक है, विश्वविद्यालय नहीं, विश्व जो है विद्यालय सही होगा। ठीक है, चलिए अगला है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब इसमें ये पूरे वाक्य में आपको त्रुटि कहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, कमी कहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए कमी आपको हम बताएं तो नज़र आपको आ जाएगा यहीं पे। ठीक है, इतने वर्षों की उपरांत, आप लोग कभी वाक्य पढ़े हैं कहीं पे कि इतने वर्षों की उपरांत, आप लोग पढ़े होंगे कि इतने वर्षों के उपरांत। ठीक है, तो यहाँ पर जो की शब्द है, यहाँ पे जो की शब्द है, ये की नहीं यहाँ पर होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए के। ठीक है, इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए, अगर के हो जाएगा तो ये बात सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गलत है, इतने वर्षों की उपरांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही वाक्य इसमें गलत है, इसके जगह पर होना चाहिए इतने वर्षों के उपरांत। ठीक है, चलिए अगला है, कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग से नहीं बना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा है इन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्या कह रहा है, मनोहारिण, दूसरा क्या है, नमकीन, तीसरा है योगीन और चौथा है ग्रामीण। अब ध्यान दीजिए कि इसमें पहले वाले ऑप्शन में आपको मनोहारिण, यहाँ पर ई लगा हुआ दिख रहा है ऐसे ई, तो ये कौन सी है, छोटी ई है कि बड़ी ई है? ऑफकोर्स छोटी ई है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी ई लगा हुआ है इन, इस तरह से। ठीक है, यानी कि इसमें जुड़ा हुआ है छोटी ई और न। ठीक है, तो छोटी ई जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर पूछा क्या गया है कि बड़ी ई और न किसमें जुड़ा हुआ है। तो पहला जो है यहाँ पर किसमें नहीं जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, यहाँ पर नहीं है, तो किसमें बड़ी इन जो है नहीं जुड़ा हुआ है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें बड़ी ई और न नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें छोटी ई और न जुड़ा हुआ है। बाकी में देखिए, बाकी में यहाँ पर बड़ी ई है। ठीक है, किन में, नमकीन में बड़ी ई है, तो यहाँ पर बड़ी ई इसमें जुड़ा हुआ है। अगला है युगीन, इसमें भी जुड़ा हुआ है बड़ी ई और न, इसमें भी ग्रामीण में भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपको पहचान करना है। ठीक है, चलिए मैंने आपको कहा था 10 प्लस बताऊंगा, इसलिए मैं आपको 15 सवाल बताने वाला हूँ। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो पहला क्या कह रहा है, इच्छा, दूसरा है आह्वान। ठीक है, तो और तीसरा है श्रृंगार। ठीक है, और चौथा है प्रत्युष। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर हो जाएगा इसका आह्वान। ठीक है, सही उत्तर होगा आह्वान, ये सही मतलब कि शुद्ध शब्द है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से मतलब बोलने की दृष्टि से। ठीक है, ये होगा सही शब्द। देखिए बाकी शब्द इच्छा, श्रृंगार, प्रत्युष, ये सभी गलत शब्द हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। यहाँ पे देखिए कैसे लिखाया जाता है। देखिए अशुद्ध शब्द है प्रत्युष। ठीक है, जो कि ऑप्शन में था, इसका सही जो है शब्द होता है प्रत्युष। ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये बड़ा ऊ लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे छोटा ऊ लगा हुआ है। अगला है श्रृंगार। ठीक है, तो यहाँ पे ये अशुद्ध शब्द है जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था, और यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार। ठीक है, अगला है फिर इच्छा, ये ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर सही उत्तर इसका जो है शुद्ध शब्द होता है इच्छा, बड़ी ई यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर बड़ी ई लगा हुआ रहता है। चलिए अगला है, निम्न में शुद्ध रूप से लिखा वाक्य। ठीक है, निम्न में शुद्ध रूप से लिखा हुआ वाक्य कौन सा है, शुद्ध कौन सा है? देखिए यहाँ पर अगर शुद्ध की बात करें हम लोग
तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि किसी आदमी को भेज दो, किसी आदमी को भेज दो। दूसरा है हम तो अवश्य ही जाएंगे। तीसरा है तब शायद यह काम अवश्य हो जाए। और अगला है फिर कृपया आने का अनुग्रह करें। तो यहाँ पर अगर सही शब्द की बात करें तो सही शब्द होगा यहाँ पर किसी आदमी को भेज दो। ठीक है, ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ शब्द है, बाकी शुद्ध रूप से लिखा हुआ शब्द नहीं है। क्यों, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, अशुद्ध वाक्य जो कि ऑप्शन में लिखा हुआ है हम तो अवश्य ही जाएंगे, इसका शुद्ध रूप होगा हम तो अवश्य जाएंगे। ही यहाँ पर नहीं लगा होगा। ठीक है, ही यहाँ पर ये जो अशुद्ध में लगा हुआ है ये शुद्ध में नहीं लगा हुआ होगा। ठीक है, अगला है फिर तब शायद यह काम अवश्य हो जाए। ये अशुद्ध शब्द है। ठीक है, इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा कि तब शायद यह काम हो जाए। ठीक है, यानी कि शायद लगा हुआ है तो इसमें अवश्य नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पर अवश्य लगा हुआ है और यहाँ पर अवश्य शुद्ध शब्द में नहीं लगेगा। ठीक है, अगला है फिर कृपया आने का अनुग्रह करें। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द ये अशुद्ध शब्द है। ठीक है, कृपया आने का अनुग्रह करें और शुद्ध शब्द हो जाएगा कि आने का अनुग्रह करें। ठीक है, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग पहचान कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से। चलिए अगला है मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं। इस वाक्य में क्रिया है, क्या है क्रिया, कौन सी क्रिया है? देखिए, मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं। मिठाई दे, आप इसको तोड़िए दो भाग में। पहले सकर्मक अकर्मक, अगर आपको जो है क्रिया बात मतलब बताना है तो आपको पहले वाक्य को दो भाग में तोड़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, इसको बच्चे को हटा दीजिए। यहाँ पर मिठाई देखकर ललचाते हैं, सही ऑप्शन सही हो रहा है वाक्य। तो मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, तो यहाँ पर बच्चे क्या है? बच्चे यहाँ पर कर्म है। ठीक है, बच्चे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, हिंदी में बोलते हैं कर्म। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे कर्म लगा हुआ है। तो जब कर्म लगा हुआ रहता है वाक्य में तो उसको कहते हैं सकर्मक वाक्य। ठीक है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, और जिसमें कर्म नहीं लगा होता है उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ये बच्चे नहीं होता, ठीक है, बच्चे नहीं लगा हुआ होता, तब क्या होता? मिठाई देखकर ललचाते हैं। ठीक है, ये भी वाक्य सही हो रहा है, मिठाई देखकर ललचाते हैं। तो ये क्या होगा? ये एक अकर्मक क्रिया हो जाएगा, मतलब इसमें कर्म नहीं होगा। ठीक है, अगर जैसे ही हम इसमें बच्चे लगाते हैं तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया, क्योंकि बच्चे कर्म लग जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला है लड़की जाती है। यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है, मतलब लड़की जाती है। ठीक है, इस वाक्य को आपको लड़की जाती है को आपको अपूर्ण भूतकाल में बदलना है। अपूर्ण भूतकाल, अब ध्यान दीजिए, अपूर्ण भूतकाल का मतलब हुआ, इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, समझे? और अपूर्ण वर्तमान कहता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता, और अपूर्ण भविष्य काल कहता तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है अपूर्ण भूतकाल, मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस में आपको इस वाक्य को बदलना है। यानी कि लड़की जाती है, इस वाक्य को आपको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। तो बदलिएगा तो क्या होगा? तो बदलिएगा तो शब्द बनेगा लड़की जा रही थी। ठीक है, शब्द क्या बनेगा? तो शब्द बन जाएगा यहाँ पे लड़की जा रही थी। ठीक है, तो ये शब्द आपका पास्ट कंटिन्यूअस में बन करके आएगा। ठीक है, बाकी लड़की गई, ये तो पूर्ण भूतकाल हो गया। मतलब कि पूर्ण, समझिए पूर्ण और अपूर्ण का मतलब क्या हुआ। देखिए,
मतलब कि भूतकाल में, मतलब कि बीते हुए समय में कार्य अगर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, ठीक है, पूरी तरह से कार्य अगर पूरा हो गया है तो उसको कहेंगे पूर्ण भूतकाल। और जो कार्य पूरा नहीं हो रहा है, अभी चल ही रहा है, उसको कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें क्रिया विशेषण है। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्रिया विशेषण है? ठीक है, तो क्रिया विशेषण यहाँ पर हो जाएगा, अगर बात करें हम लोग तो इसका हो जाएगा क्रिया विशेषण धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे, ये पहला ऑप्शन। क्यों होगा? देखिए ध्यान दीजिए, क्रिया विशेषण किसको कहते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे में एग्जाम्पल ले लीजिए कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। ठीक है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो अब यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है? तो यहाँ पर चलने की विशेषता बता रहा है। ठीक है, चलने की विशेषता कौन बता रहा है? तो ये शब्द है धीरे धीरे। ठीक है, कछुआ चलता है, कैसे चलता है? तो धीरे धीरे चलता है। ठीक है, यानी कि कछुए की चलने की विशेषता बता रहा है। तो जब क्रिया की विशेषता बतलाए कोई शब्द तो वो होगा क्रिया विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर कछुआ के चलने की विशेषता क्या है? तो ये धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो धीरे धीरे चलना ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन तो तीन, ये ऑप्शन तो मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में है चालाक। ठीक है, पहला तो हो गया क्रिया विशेषण और दूसरा है चालाक। चालाक जो है एक तरह का मतलब कि संज्ञा है। ठीक है, नाउन हो जाएगा ये। और फिर यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि राहुल चालाक है। ठीक है, राहुल चालाक है। अगला है फिर देखिए, अगला है फिर हम क्या है? तो हम एक कर्ता है। ठीक है, हम शब्द कर्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या है? क्रिया विशेषण, तो ये कर्ता है। अगला है फिर लड़का क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, तो इस तरह से। चलिए, तो यहाँ पर चालाक जो है ना ये क्रिया होगा। ठीक है, क्रिया होगा, मैंने आपको संज्ञा बता दिया है। ठीक है, ये क्रिया होगा। चलिए, तो उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक होना चाहिए, ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।